Modulation is process of mixing two waves, superimposing message signal on a high frequency carrier wave. क्यों इसकी जरूरत पड़ती है? तो हमारे पास एक मैसेज सिग्नल है, दिस इज मैसेज। ये इंफॉर्मेशन से बना है, यहां इंफॉर्मेशन थी, उस इंफॉर्मेशन से ये मैसेज सिग्नल बना और इसको हम ट्रांसमिट करके यहां चैनल से भेजेंगे, ट्रांसमिट चैनल, और इस चैनल से एक रिसीवर इसको ट्यून करेगा और इस रिसीवर के बाद ये यहां पर फिर से मैसेज सिग्नल। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है, पर हो नहीं पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि जब ये चैनल में हमारा सिग्नल जाता है इतना डिस्टेंस, तो ये अटेन्युएट हो जाता है और अटेन्युएट होके खत्म हो जाता है। अगर हम इस मैसेज सिग्नल को भेजना चाहें तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास दूसरे मेथड हैं, स्काई वेव या स्पेस वेव। स्काई वेव और स्पेस वेव, इसके लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? तो आंसर है फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी हमको चाहिए, मेगाहर्ट्ज में चाहिए। हमारे पास जो मैसेज सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो आंसर है, अगर ये एक ऑडियो मैसेज सिग्नल है जिसमें हम माइक्रोफोन में बोल रहे हैं और उसको वोल्टेज में कन्वर्ट किया है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? आंसर है जितने हमारे बोलने की फ्रीक्वेंसी होती है, और बोलने की फ्रीक्वेंसी 500 के आसपास होती है। तो इस तरह से मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, और उस मैसेज को अगर हम भेजना चाहें, उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाएंगे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी? 500। उस 500 को हम चैनल पर भेजेंगे और रिसीव करेंगे। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो फिर हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि वो दूर तक नहीं जाती। क्यों नहीं जाती है? दिस वी हैव टू स्टडी, और इसके 3 कॉज होते हैं। ये तीनों कॉज आपको पता होने चाहिए, दैट व्हाई वी कैन नॉट से मैसेज सिग्नल, व्हाई मैसेज सिग्नल्स cannot be transmitted. As such, मैसेज सिग्नल एज इट इज क्यों नहीं भेजे जा सकते? ऑलरेडी वो वोल्टेज का वेरिएशन बन चुके हैं। तो इसके 3 रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है एंटीना साइज। साइज ऑफ एंटीना। एंटीना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। जब हम इसे ट्रांसमिट करेंगे तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बनाकर भेजेगा। दूसरी तरफ उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट करके उसकी वोल्टेज को रिसीव करेगा और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे रिसीवर को देगा। दोनों तरफ ऐसा एंटीना है। ये एंटीना कितना लंबा होता है? क्या हम इसको कोई भी लेंथ दे सकते हैं? तो हमने इसको ट्रायल कर करके देखा, एक पर्टिकुलर लेंथ पर इसका रिसेप्शन बहुत अच्छा होता है। उससे फिर हमने एक थ्योरी बनाई। अप्रोक्सीमेटली आप उस थ्योरी को किस तरह से समझ सकते हो? हम एक वेव को रिसीव करते हैं, ये वेव फिर अपने को रिपीट करते जाती है, पर ये एक कंप्लीट वेव है। इसकी लेंथ कितनी होती है? लैम्डा। अगर हम एक कंडक्टर इतना लंबा रखते हैं लैम्डा के जितना, तो हर पार्ट पर अलग अलग वोल्टेज डेवलप होगी और इसका पूरा फोटो इसमें बन जाएगा वोल्टेज के फॉर्म में, इस रॉड पर। तो इस रॉड का नाम है एंटीना। क्यों? इस वोल्टेज की पूरी डिटेल, यहां वोल्टेज ज्यादा है, यहां वोल्टेज 0 है, यहां वोल्टेज नेगेटिव है, यहां वोल्टेज 0 है, ये पूरा का पूरा कहां बन जाएगा?
इस एंटीना पे ऐसी वोल्टेज आ जाएगी, अगर वेव आगे जाएगी तो इस एंटीना के पार्टिकल की वोल्टेज भी बदलती जाएगी और उसके अनुसार इसके इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेंगे। तो एंटीना की लेंथ कितनी होनी चाहिए? अगर हमको ये फुल डिटेल चाहिए तो लैम्डा के बराबर होनी चाहिए। अगर हम इतना सा एंटीना बना देंगे या इतना बड़ा एंटीना बना देंगे तो ये वाला पोर्शन, इसकी शेप यहां नहीं आ पाएगी। तो इसलिए एंटीना की लेंथ कितनी होगी? लैम्डा। लेकिन उसके बाद हमने एक और चीज सोची कि लैम्डा लेंथ का एंटीना काफी लंबा होता है, क्या हम उससे कम में काम चला सकते हैं? तो आंसर है यस, चला सकते हैं। देखिए अब हम एंटीना इतना बनाते हैं, ये वाली लेंथ कितनी है? लैम्डा बाय 2। और हम एक डिवाइस बनाते हैं कि ये जैसी वोल्टेज का चेंज करेगा उसका हम एक मिरर इमेज बनाएंगे। ये ऐसा ऊपर की तरफ, मिरर इमेज किधर बनेगा? नीचे की तरफ, और उसको इसमें जोड़ देंगे। इसमें जोड़ दिया, पूरी वेव रिप्रोड्यूस हो गई। तो यहां हमने क्या किया? यहां पर जो हमको वोल्टेज मिली वो हमने यहां पर बनाई और उसका एक उल्टा मिरर इमेज बनाया। उस मिरर इमेज को इसके आगे जोड़ दिया, वेव मिल गई हमको। एंटीना हमने कितना लंबा यूज किया? लैम्डा बाय 2। समझ आएगा? लैम्डा बाय 2 की वोल्टेज देखी, उसकी वेव बनाई और एक उससे उल्टी वेव बना के उसमें जोड़ दी, पूरी वेव हमको मिल गई। इस वेव को हम आगे ले जाके सिग्नल में यूज करते। अब इतना बड़ा एंटीना है ये, इस एंटीना को और छोटा किया। इस एंटीना को छोटा करके अब हमने सिर्फ इतना बड़ा एंटीना बनाया, ये इतना। ये एंटीना की लेंथ कितनी हो जाएगी? लैम्डा बाय 4। ये लैम्डा बाय 4 एंटीना हमने यहां लगाया। ये कितनी वेव की वोल्टेज को कैच करेगा, कॉपी करेगा? तो आंसर है यहां से लेके यहां तक। ये इसने कॉपी किया और ये वेव इसने हमको बना के दी, बस। अब इसने जो हमको वेव बना के दी, पहले हमने उस वेव को कॉपी किया, उसकी मिरर इमेज बनाई पॉजिटिव साइड में, 0 करने के लिए। जैसी ये इधर थी वैसी ही हमने इधर भी बनाई, ये ऐसे। उसके बाद ये जो पूरी शेप बनी, इसको माइनस किया, पूरी शेप को माइनस करके इसके आगे जोड़ दिया, माइनस करके इसको ऐसा उल्टा किया, मिरर इमेज माइनस साइड में, और उसको ऐसा जोड़ दिया। और अब देखिए फिर से पूरी इमेज हमने बना ली। ये पूरी वेव हमने बनाई है। सिग्नल हमने कितना लिया था? लैम्डा, हाफ लैम्डा कि क्वार्टर लैम्डा? क्वार्टर लैम्डा। तो अगर हमको एक लैम्डा का, एक वेव का 1/4 हिस्सा मिल जाए टूटा हुआ, तो हम पूरी वेव रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे समझ में आता है? ये 1/4 टुकड़ा मिला, अगला 1/4 हमने ऐसे पलट के बना लिया, आधी वेव बन गई। फिर उसको नीचे की तरफ पलटा, बाकी आधी वेव बन गई, पूरी वेव बन गई। तो पूरी वेव बनाने के लिए हमको कितनी वेव का सिग्नल कम से कम मिलना चाहिए? लैम्डा बाय 4 का सिग्नल तो मिलना ही चाहिए, नहीं तो हम पूरी वेव नहीं बना सकते। उससे अगर हम छोटा करेंगे, अगर हम इससे छोटा इतना एंटीना कर देंगे, तो हमको नहीं मालूम है कि ये ऐसे जा रही है कि ये ऐसे जा रही है, नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर हमने क्वार्टर वेव का लिया है तो ठीक है, क्वार्टर वेव का लेंगे, फिर उसको ऐसा पलटेंगे, आधा पार्ट बनेगा, फिर उसको नीचे पलटेंगे, ये पूरा बन जाएगा। पूरी वेव हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पूरी वेव रिप्रोड्यूस करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए कम से कम कितनी वेव हमको चाहिए? लैम्डा बाय 4। इसलिए हमारा एंटीना भी कम से कम कितना लंबा होना चाहिए? लैम्डा बाय 4। तो ये जनरल थंब रूल हमने याद कर लिया। इसको आपको कहीं एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं मिलेगा, बट दिस विल मेक यू रिमेंबर कि लैम्डा बाय 4 एक एंटीना की लेंथ होनी चाहिए। अच्छा, तो अब अगर हमने इसकी लैम्डा बाय 4 लेंथ रखनी है और जो हमारा सिग्नल है, मैसेज सिग्नल, इसकी फ्रीक्वेंसी 500 है,
तो इसकी लेंथ कितनी होगी? तो आंसर है दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 500, जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाई या बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि 500 ही हमारे सोर्स की फ्रीक्वेंसी है। तो इसकी वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? लैम्डा का क्या फॉर्मूला होता है? c अपॉन फ्रीक्वेंसी, बिकॉज लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी। ये आ गया। तो ये हमने किया 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 500, 5 × 10⁻²। दिस इज 10⁶। ओके, 10⁶ मीटर। अगर हम इसमें एक पावर और भी कम कर दें तो भी 10⁵ मीटर। ये अब ये 10⁵ मीटर कितना होता है, या 10⁶ मीटर कितना होता है किलोमीटर में? देखिए, दिस इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। 10⁶ मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर। ये लैम्डा की वैल्यू आई, तो लैम्डा बाई 4 कितना हुआ? 250 किलोमीटर। इसका अगर हम 3/5 फैक्टर भी लगा देंगे तो भी 200 किलोमीटर होगा, 100 किलोमीटर होगा। पर क्या इतना लंबा एंटीना बनाना पॉसिबल है? तो आंसर है नहीं है। दिस इज नो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। इसका ये मतलब है कि हम एक ऐसा एंटीना क्रिएट नहीं कर सकते जो इस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ट्रांसमिट करे और इस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को रिसीव करे। So this size of antenna is a problem to send the message signal of low frequency. Size of antenna. ये हमारा पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम होता है अटेन्युएशन का। अटेन्युएशन का प्रॉब्लम यानी एनर्जी जो होती है वो कम होती है, कम फ्रीक्वेंसी के कारण। ओके, आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में एक रिलेशन होता है। ये फोटॉन के रेफरेंस में हमने पढ़ा हुआ है। एनर्जी किसके प्रोपोर्शनेट होती है? फ्रीक्वेंसी के। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेटली 500 है, तो इसकी एनर्जी भी कैसी होगी? कम होगी। अगर इसकी एनर्जी कम होगी तो अटेन्युएशन होने से थोड़ी सी दूर जाके, कुछ मीटर या कुछ किलोमीटर जाके इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। फिर से हमको रिपीटर लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा रिपीटर लगाने पड़ेंगे। तो ये अगर यहां से 200 मीटर 500 मीटर तक जाता है और हमको यहां से बॉम्बे भेजना है, दैट इज नॉट पॉसिबल कि आप उसको कितने रिपीटर लगा सकते हैं। सो लो फ्रीक्वेंसी, लो एनर्जी, दिस इज अवर अदर प्रॉब्लम। लो फ्रीक्वेंसी, लो एनर्जी। और लो एनर्जी होने से क्या हो जाएगा? अटेन्युएट फास्ट। तीसरा प्रॉब्लम हमको ये होता है कि अगर ये 500 फ्रीक्वेंसी पर एक ट्रांसमीटर काम कर रहा है, एक दूसरा ट्रांसमीटर भी 500 पे काम कर रहा है या 450 पे काम कर रहा है, तो जो रिसीवर है उसको हमने ट्यून किया 500 पे, तो इस ट्रांसमीटर की आवाज भी उसमें आ जाएगी, दूसरे की भी आ जाएगी। ठीक है, एक को हमने 500 पे सेट किया, दूसरे को 450 पे सेट किया। तीसरा ट्रांसमीटर अगर सेट करना है तो उसको किस पे करेंगे? बीच में कहीं करेंगे, वो दोनों की आवाज पकड़ लेगा। तो 500 से 400 रेंज खुद ही इतना छोटा है कि उसमें आप बहुत ज्यादा ट्रांसमीटर और रिसीवर नहीं लगा सकते। 50 लगा लोगे, उसके बाद क्या करोगे? एक एक फ्रीक्वेंसी का चेंज करके। इसका मतलब है 50 से ज्यादा ट्रांसमीटर रिसीवर नहीं लग सकते। तो ये एक प्रॉब्लम होगा, और अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा? वो एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे। तो हमने एक रिसीवर सेट किया 500 फ्रीक्वेंसी पे और एलसीआर में उसका ग्राफ बनाया, ऐसा बना। फ्रीक्वेंसी 500, ये फ्रीक्वेंसी 400, तो 400 का ग्राफ ऐसा बना।
अब ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है 450, ये इसका एम्पलीट्यूड, इसका वॉल्यूम भी काफी ज्यादा है। इसको ये वाला रिसीवर भी सुन लेगा, ये वाला रिसीवर भी इसको सुन लेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप हो जाएंगे। अब हमारे बोलने की आवाज, उसकी फ्रीक्वेंसी तो 500 है या 400 है, तो हम 1000 फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमीटर रिसीवर यूज नहीं कर सकते, 10 फ्रीक्वेंसी का भी नहीं यूज कर सकते, हमको 400 to 500 के बीच ही यूज करना पड़ेगा। तो हमने ये ट्रांसमीटर बनाया, ये ट्रांसमीटर बनाया, ये ट्रांसमीटर बनाया, और अगर एक लोकेशन पर चले गए तो क्या पता लगा, हर ट्रांसमीटर की आवाज हर रिसीवर में आ रही। ये हो गया ओवरलैपिंग ऑफ सिग्नल, तो उसमें प्राइवेसी नहीं रहेगी एंड देयर विल बी ओवरलैपिंग। एक फ्रीक्वेंसी पर काम करने से, लो फ्रीक्वेंसी पर काम करने से ये ओवरलैपिंग हो सकती है। और आप देखते हैं इस तरह के केसेस, जैसे पुलिस के वायरलेस होते हैं, वो एक ही फ्रीक्वेंसी पर होते हैं और सबके पास रिसीवर और ट्रांसमीटर होता है, तो सबके रिसीवर में लगातार आवाज उसमें आती ही रहती है। कहीं से कोई भी कुछ भी बोले, हर रिसीवर में उसकी आवाज आएगी, और उनके लिए वो बहुत जरूरी होता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फील्ड में जितनी जगह पर पोस्टिंग है, हर जगह पर हर आदमी को पता रहना चाहिए कि दूसरी जगह से क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। एनीवे, वो एक अलग चीज है, लेकिन हम अपने टेलीफोन पर ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी जिससे बात हो वो प्राइवेसी हो, वो बात दूसरे, तीसरे को, चौथे को नहीं सुननी चाहिए। सो वी डू नॉट वांट ओवरलैपिंग। लेकिन अगर लो फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं तो हमारा एक रिसीवर, दूसरा रिसीवर, तीसरा रिसीवर, ये तीनों में इतनी पावर आ जाएगी विच इज मोर देन हाफ ऑफ द पावर, जो हमने एनसीआर सर्किट में पढ़ा था, तो सब में आवाज आ जाएगी। दिस इज द प्रॉब्लम, वी कैन नॉट मेंटेन प्राइवेसी एंड द वॉइस विल बी ओवरलैपिंग। ये तीन प्रॉब्लम होने के कारण हम लो फ्रीक्वेंसी पर ये सिस्टम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज है कि इस सिस्टम को हाई फ्रीक्वेंसी पर यूज करिए। अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी पर कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं तो क्या होगा? सो इट इज रिकमेंडेड टू हैव ए हाई फ्रीक्वेंसी सिस्टम। इट इज रिकमेंडेड टू ऑपरेट at high frequency. ओके, इन तीनों का एक ही इलाज। कैसे तीनों का एक ही इलाज? हाई फ्रीक्वेंसी पे हम ऑपरेट करते हैं और एक ट्रांसमीटर हमारे पास है जिसको हम लोग मोबाइल कहते हैं। ओके, मोबाइल की फ्रीक्वेंसी हमने जानबूझ कर रखी है 900 मेगाहर्ट्ज। अब तुरंत मुझे बनाकर बताइए इसकी एंटीना की लेंथ कितनी होगी? 900 मेगाहर्ट्ज अगर ये फ्रीक्वेंसी है तो एंटीना लेंथ कितनी होनी चाहिए? कैलकुलेट करिए। फ्रीक्वेंसी से लैम्डा कैसे निकालेंगे? C अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो इसका C अपॉन फ्रीक्वेंसी करिए और देखिए कितना आता है, लैम्डा आएगा, उसका फिर लैम्डा अपॉन 4 करिए। अगर मीटर से छोटा आता है तो सेंटीमीटर बनाइए और फिर बताइए कितना आया। मेगा के लिए पावर कितना लेना है? 6, 7, 8, 10 to the power 8। तो लैम्डा कितना आया? 1/3 मीटर। तो लैम्डा बाय 4 कितना आएगा? लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू 1/12 मीटर। 1/12 मीटर कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है, तो 8 सेंटीमीटर करीब करीब 3 इंच। तो एंटीना की लेंथ कितनी आएगी? 3 इंचेस।
और आप मोबाइल देखिए, कोई भी मोबाइल आपको 3 इंच से बड़ा मिलेगा। उसके पूरे साइड में यहां पर एंटीना लगा रहता है अंदर में। पहले थोड़ा हम कम फ्रीक्वेंसी पे यूज करते थे, तो मोटरोला के आपने देखे होंगे, उसका एंटीना ऐसा बाहर निकालते हैं, उसको फुल लेंथ देते हैं। लेकिन अभी हाई फ्रीक्वेंसी पे हम ऑपरेट करते हैं 900 मेगाहर्ट्ज पे, तो हमको एंटीना की लेंथ सिर्फ 3 इंच चाहिए, तो 3 इंच का एंटीना बनाते हैं और वो उसके अंदर आ जाता है, मोबाइल के अंदर। और हर मोबाइल में एंटीना होता ही है, उसके बिना वो काम नहीं कर सकता। तो हमारा पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, साइज ऑफ एंटीना। नाउ दिस साइज ऑफ एंटीना इज प्रैक्टिकल। ओके, दूसरा, लो फ्रीक्वेंसी में लो एनर्जी होती है, और हम फिर किस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं? मेगा। सो दिस इज ए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसकी एनर्जी कैसी होगी? हाई एनर्जी, और हाई एनर्जी होने के कारण ये बहुत दूर तक बिना अटेन्यूएट हुए चली जाएगी। ठीक है, सो ये सेकंड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। थर्ड प्रॉब्लम, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, हमारे जो साउंड सिग्नल होते हैं उसका रेंज कितना होता है? तो उसका रेंज हमने देखा 1000 की अगर हमको बैंडविड्थ मिलती है तो उसके अंदर हमारे साउंड सिग्नल आ जाते हैं। ज्यादा म्यूजिक वगैरह है तो 3000 के अंदर सब सिग्नल आ जाएंगे। अब ये बताइए 10 to the power 6, 7, 8, 10 लाख के ऊपर हो गई ये फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या करते हैं, एक स्टेशन बनाते हैं जो काम करता है 10,01,000 से 10,05,000 तक, या 10 लाख से 10,05,000 तक। कितनी बैंडविड्थ मिली? 5000। दूसरा स्टेशन हमने बनाया 10,10,000 से लेके 10,15,000 तक। बैंडविड्थ कितनी मिली? 5000। हमको तो 3000 चाहिए थी, कितना दे रहे? 5000। अब ये दोनों सेपरेट हो गए। एक स्टेशन जो 10,05,000 पे काम करता है, दूसरा स्टेशन जो 10,20,000 पे काम करता है, ये दोनों आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि गैप कितना है? 15,000 का गैप, 10, 20, 50, 100 का गैप नहीं। तीसरा स्टेशन हमने बनाया, उसको दिया 10,50,000 से 10,55,000। तो 10,10,000 वाली फ्रीक्वेंसी से 10,50,000 वाली बहुत ज्यादा आगे है, तो उसमें गैप बहुत ज्यादा हो गया। एक का सिग्नल दूसरे का रिसीवर कैच नहीं करेगा। तो उसमें जब हम ये वाले बनाएंगे तो देखिए 10 लाख वाली मीन फ्रीक्वेंसी, ये उसका एलसीआर का ग्राफ बना। 10,50,000 यहां है, ये इसका ग्राफ बना। 11 लाख यहां है, इसका ग्राफ बना। इस तरह से, और सबकी बैंडविड्थ हमने कितनी दी है? 5000, 5000, 5000। ये सबकी बैंडविड्थ मिलती है। ये बैंडविड्थ सबकी अलग अलग बैंडविड्थ मिलती है। जब हम इसको रिसीव करते हैं तो हमने एक टेक्नोलॉजी लगाई। 10 लाख की फ्रीक्वेंसी हम नहीं सुन सकते, हमको आवाज नहीं है, तो हम क्या करते हैं, शुरू में हमारा सिग्नल कितना था? 1000 फ्रीक्वेंसी का था, उसको हमने मिक्स कर दिया 10 लाख के साथ। कितना हो गया? 10,01,000। जब वो रिसीवर पर पहुंचेगा तो उसमें से 10 लाख को काट देंगे और बाकी रिसीव कर लेंगे। तो हम कितना रिसीव कर रहे हैं? 1000। दूसरे ट्रांसमीटर में फिर से हमने दूसरे आदमी का सिग्नल भेजा, उसकी भी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1000 बैंडविड्थ उसकी भी है, क्योंकि वो भी बोल रहा है। तो हम उसको क्या करते हैं, 11 लाख वाले सिग्नल पर चढ़ाते हैं। तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 11,01,000। पहले वाले मोबाइल की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10,01,000। दूसरे वाले की 11,01,000। क्या ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे, ओवरलैप करेंगे? नहीं करेंगे। फ्रीक्वेंसी का अंतर कितना है? 1 लाख। जब वो 11,01,000 का सिग्नल रिसीवर में पहुंचेगा तो वो क्या करेगा, उसमें से 11 लाख को काटेगा, बाकी कितना बचा? 1,000। हमारे कान में आवाज आती है 1,000। तीसरे आदमी का मोबाइल चालू किया, उसको उसके अंदर अरेंजमेंट है कि वो जब बोलता है अपनी 1,000 फ्रीक्वेंसी बनाता है तो उसका मोबाइल उसमें 12 लाख जोड़ देता है। तो कितना हो गया? 12,01,000। उसका जब सिग्नल जाएगा, उसके रिसीवर को सिग्नल मिलेगा, वो उसको चेक करेगा
चेक करके उसमें से कितना माइनस कर देगा, 12 लाख माइनस कर देगा, और फिर कितनी फ्रीक्वेंसी देगा, 1000, जो कि वहां से ओरिजिनल आई है, तो सुनने वाले को सुनाई पड़ता है। तो एक चीज हमको समझ में आ रही है कि जब हम किसी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को भेजते हैं तो उसके साथ एक बड़ी सी फ्रीक्वेंसी मिक्स कर देते हैं, उससे हमारे तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। साइज ऑफ एंटीना छोटा हो जाता है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है और ओवरलैपिंग नहीं होती। जब ये वहां पहुंचेगा तो वहां पर हमने एक मशीन लगा दी, फिल्टर लगा दिया। वो फिल्टर क्या करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी वाले को काट देगा और सिर्फ जो लो फ्रीक्वेंसी है, जो साइड बैंड फ्रीक्वेंसी है, उसको सिर्फ हमको सुनाएगा, जिसमें कि हमारी आवाज भरी हुई है। तो ये एक तरीका बन गया जिससे हम अलग अलग स्टेशन एक जगह से अलग अलग ट्रांसमिशन कर सकते हैं और अलग अलग रिसीव कर सकते हैं, आपस में ओवरलैपिंग नहीं होगी। ये जो चीज आप थोड़ा समझे थोड़ा नहीं समझे कि हमारा जो सिग्नल है, मैसेज सिग्नल जो 1000 फ्रीक्वेंसी के अंदर है, उसको हम किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, 1 लाख फ्रीक्वेंसी के साथ कंबाइन कर रहे हैं। जब हम उसको भेज देते हैं तो रिसीवर क्या करता है, उस 1 लाख को काट देता है और हमारे स्पीकर में कितनी फ्रीक्वेंसी देता है, 1000, जो कि हमारा कान सुनता है। तो जब हम यहां पर दोनों फ्रीक्वेंसीज को मिलाते हैं, दोनों सिग्नल को मिलाते हैं, रादर कौन सा सिग्नल, जो हमने बोला 500 1000 फ्रीक्वेंसी वाला और जो हम उधारी लेकर आए 1000 वाला, जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं मॉड्यूलेशन। दोनों मिलकर 1000 फ्रीक्वेंसी वाला 1 लाख फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल बन गया। वो सिग्नल यहां से जाता है, उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जिसका मॉड्यूलेशन हो चुका। जब वो रिसीवर में पहुंचता है तो रिसीवर उसमें से 1 लाख वाली फ्रीक्वेंसी को काट देता है, इसको हम कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। और कौन सी फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल हमको पहुंचाता है, 1000 फ्रीक्वेंसी वाला, उसकी आवाज हमको आती है। तो ट्रांसमीटर के स्टेज पे हमने क्या किया, मॉड्यूलेशन, कॉम्बिनेशन, और रिसीवर के स्टेज पे हमने क्या किया, डीमॉड्यूलेशन। इस तरह से ट्रांसमिशन सिस्टम में चैनल में से जो सिग्नल जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, 1000 की 1 लाख, 1 लाख। चैनल में से कौन सा जाएगा, 1 लाख, और 1 लाख में इतनी ताकत होती है कि वो दूर तक जा सके। तो ये मॉड्यूलेशन करने का हमको बेनिफिट होता है। ओके, तो आप इसमें नोट करेंगे, दीज आर द 3 प्रॉब्लम्स फॉर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स and how these are corrected. It is recommended to operate at higher frequency, then all these 3 problems are solved. Okay, अब हम उस प्रोसेस पर आते हैं, मॉड्यूलेशन की प्रोसेस, कि इन तीनों में हम कैसे मिलाते हैं, कैसे मिक्सिंग करते हैं। मॉड्यूलेशन, एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव हमारे पास है, उस हाई फ्रीक्वेंसी वेव को ऐसा क्या करते हैं कि हमारा सिग्नल उस पर लोड हो जाए, हमारा सिग्नल उसके साथ चला जाए। तो हम देखते हैं कि एक वेव में क्या क्या फीचर होते हैं और हम उस फीचर में किस तरह के चेंज ला सकते हैं। देखिए, चेंज करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉड्यूलेट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने एक कोड लगाना होता है जो कि 2 लोग आपस में समझते हैं, और ये कोड कुछ भी बनाया जा सकता है। और आप लोग जानते हैं क्रिकेट में लोग कोड बनाते हैं, टॉवेल रखना है कि नहीं रखना है, उससे कोड बन जाता है। ओके, तो इस तरह से कोडिंग होती है कोडिंग में। तो वेव में ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उसकी कोडिंग हो जाए। जैसे कैप होती है आदमी के पास, जेब में टॉवेल होता है, कुछ और होता है, वो उस एक चीज को पकड़ के अपनी कोडिंग करता है। हम भी पकड़ के करेंगे वेव को पकड़ के। तो वेव के पास ऐसी क्या चीज होती है जिसमें हम अपना कोड डाल सकते हैं। तो वेव का इक्वेशन देखते हैं। वेव का इक्वेशन हमको मिलता है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम y इज इक्वल टू, ऑसिलेशन में होगा a sin ओमेगा t प्लस फेज फाई।
ये हमारा सबसे सिंपल इक्वेशन है। इस इक्वेशन में कौन कौन से फीचर कैरेक्टरिस्टिक वेव के हैं? ये वाली क्या चीज है? एम्पलीट्यूड। हम चाहें तो इसमें अपना कोड छिपा सकते हैं कि इसको देखना और समझ जाना कि हम क्या मैसेज भेज रहे हैं। या ये दिस इज ओमेगा। ओमेगा इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी 2πf। तो फ्रीक्वेंसी में भी हम अपना कोड छिपा सकते हैं। और तीसरा ये है फेज। फेज तो इनिशियल फेज में या फेज में भी हम अपना कोड छिपा सकते हैं। ओके, तो जब हम एम्पलीट्यूड में चेंजेस ले आते हैं और इसमें हमारा मैसेज लोड हो जाता है, छिप जाता है, सुपरसीड कर जाता है, जो भी मानिए उसको, तो ये हम कहेंगे कि हमने मॉड्यूलेट किया और इस मॉड्यूलेशन का नाम है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या हुआ? सबसे पहले मॉड्यूलेशन ही क्या हुआ? तो मॉड्यूलेशन के लिए हम नोट करते हैं, मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच signal of low frequency wave are superposed on a high frequency wave. This is modulation. Is the process in which low frequency signal are superposed on high frequency wave। और इस वेव का नाम हम क्या रखेंगे? कैरियर वेव। दिस इज प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। इसको नोट कर लीजिए कि किस चीज का आंसर है। व्हाट इज मॉड्यूलेशन और व्हाट डू यू मीन बाय मॉड्यूलेशन? ओके, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। टाइप्स टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। आजकल टाइप्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली फंडामेंटल 3 टाइप्स पढ़ेंगे। 3 टाइप्स भी नहीं, हम लोग तो एक ही पढ़ेंगे। इससे हम समझते हैं कि टाइप क्या क्या हो सकते हैं। दीज आर अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट्स। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट्स। अगर एम्पलीट्यूड को चेंज करेंगे तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन? व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन? तो हमारा आंसर है व्हेन द सिग्नल इज सुपरपोज्ड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स। On amplitude of carrier wave। या दूसरी भाषा, when amplitude of carrier wave changes according to message signal। When amplitude changes according to message signal, then this modulation is known as amplitude modulation। When frequency of carrier wave change according to
signal message, then it is frequency modulation. तो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज करेंगे और उसमें किसके कोड को छिपा देंगे, मैसेज के। यहां पर हम क्या चेंज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, और उसमें हम मैसेज का कोड छिपा रहे हैं। और तीसरा क्या करेंगे, व्हेन फेस ऑफ द वेव चेंज according to message, then it is phase modulation. अब ये जो मॉड्यूलेशन है इसको हम दो तरह से देख सकते हैं, ग्राफिकल किस तरह से होंगे और मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन इसका कैसा होगा। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हमने सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का करना है, लेकिन ग्राफिकली आप तीनों को समझ सकते हैं कि ये मॉड्यूलेशन किस तरह के होते हैं। हमारे पास दो सोर्स हैं, माइक्रोफोन से हमने अपने आवाज को, अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट किया और उसका नाम क्या है, मैसेज सिग्नल। ये ग्राफ किस किस चीज के बीच में होता है, वोल्टेज एंड टाइम, इधर वोल्टेज और इधर टाइम। ओके, तो ये हमारा मैसेज सिग्नल है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद हमने एक एलसीआर सर्किट बनाया, एलसीआर सर्किट आप लोग पढ़ चुके हैं, उससे बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स भी हम बना सकते हैं। तो उससे हमने ये हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स बनाई और ये इसमें हमने एक ऑसिलेटर लगाया, ट्रांजिस्टर एज ऑसिलेटर आपने पढ़ा है, उसमें हमको बिना डैम्प हुए इस तरह की एक जैसे मैग्नीट्यूड की, एक जैसे एम्पलीट्यूड की कैरियर वेव मिलती है और ये बड़ी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। इसके फॉर्मूलाज हम लोग अलग पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये दोनों वेव, इन दोनों को हम आपस में कंबाइन करते हैं। कंबाइन कैसे करते हैं, कंबाइन सीरीज में करते हैं। ये इन दोनों के बीच में ये हमने लगा दी कैरियर वेव के टर्मिनल और इसके बीच में माइक्रोफोन का जो एम्पलीफायर से आएगा वो वाला यहां लगा दिया। तो ये वोल्टेज किसकी है, कैरियर वेव की, ये वोल्टेज किसकी है, सिग्नल की। दोनों सीरीज में है और सीरीज में वोल्टेज क्या हो जाती है, आपस में ऐड हो जाती है। तो अगर इसकी वोल्टेज +10 है और इसकी +2 है तो यहां से लेके यहां तक टोटल वोल्टेज कितनी मिली हमको, 10 + 2 12। अगर इसकी 10 है और इसकी -3 है तो कितनी मिलेगी, 7। ठीक है, इस तरह से वोल्टेज आपस में ऐड हो सकती हैं। और ये क्या चीज है, हाइट। हाइट हमको क्या देता है, वोल्टेज। अच्छा, ये दोनों को हमने एक ही सर्किट में डाल दिया जो अभी आपने देखा। उस सर्किट से जो बाहर निकलेगा वो सिग्नल कैसा होगा, उस सिग्नल को देखिए मैं यहां बनाता हूं इसके साथ या इसके नीचे, यहां टाइम पे देते हैं। इसी टाइम पे मान लीजिए इसकी हाइट है 2 और इसकी हाइट है 4, तो ये 4 हाइट इधर भी और 4 इस तरफ भी, माइनस की तरफ। ये वाली वोल्टेज 4 वोल्टेज है और ये वाली वोल्टेज 0 वोल्टेज है, दोनों आपस में ऐड होगी तो एडिशन कितना होगा, 4 वोल्ट। तो यहां पर ये वेव कितनी ऊपर उठेगी, तो आंसर है 4 वोल्ट। ठीक, इस जगह पर इस टाइम पर इसकी वोल्टेज कितनी आ रही है, 2 वोल्ट, इसकी वोल्टेज कितनी आ रही है, 4 वोल्ट। तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 6
6 वोल्ट, तो हम क्या देखते हैं कि यहां पर 2 वोल्ट इसकी वोल्टेज बढ़ गई इस टाइम पर, ये इतना 6 वोल्ट हो जाएगी। यहां पर 4 वोल्ट और ये 0 वोल्ट दोनों मिला के कितनी हो गई 4 वोल्ट। यहां पर इसकी 4 वोल्ट और इसकी -2, तो ये कितनी हो गई 4 - 2 2। फिर यहां पर 4 वोल्ट और ये 0 वोल्ट, तो ये हो गया 4 वोल्ट। तो वोल्टेज का ये जो इक्वल वोल्ट चल रहा था, ये इक्वल वाला सीक्वेंस बिगड़ गया। अब ये क्या हो गई, यहां पर 4 वोल्ट, यहां पर 6 वोल्ट, यहां पे 4 वोल्ट, यहां पे 2 वोल्ट, यहां पे फिर से 4 वोल्ट। ये जो हाइट है ये क्या चीज है, एम्पलीट्यूड की फ्रीक्वेंसी या फेज, एम्पलीट्यूड। तो इस एम्पलीट्यूड में चेंजेस आ गए। ये चेंजेस किसके अनुसार है, सजेस्ट किसने किया, मैसेज ने। तो इसमें हमने कोड को छिपा दिया कि इस टाइम पर वोल्टेज इतनी हो जानी चाहिए। कितनी हाई होगी, जितना मैसेज का वोल्टेज है। यहां पर कितनी कम होगी, जितना मैसेज का वोल्टेज है। इस तरह से ये वाला मैसेज का वोल्टेज इसके साथ में कंबाइंड हो गया। अब जब ये इसके साथ कंबाइंड हो गया, फिर हमने एक डिवाइस लगाई जिसको कि मिरर डिवाइस कहेंगे या स्क्वायर डिवाइस कहेंगे। वो स्क्वायर डिवाइस क्या करती है कि जो एडिशन हमने ऊपर में किए उसका रिवर्स नीचे भी करती है। तो अगर इधर वोल्टेज बढ़ी तो माइनस में भी वोल्टेज बढ़ जाएगी। अगर यहां वोल्टेज सेम है तो यहां भी सेम रहेगी। अगर यहां वोल्टेज 2 हो गई है तो यहां भी वोल्टेज 2 हो जाएगी। यहां 0 हो गई है तो यहां भी 0 हो जाएगी। और अब देखिए ये वेव ऐसी बन गई। इस तरह से, इसका नाम मैसेज सिग्नल, इसका नाम कैरियर वेव या कैरियर सिग्नल। और ये जिसमें दोनों मिक्स हो चुके हैं, इसके एम्पलीट्यूड पर इसका निशान आ गया है। ये हमने इसमें छिपा दिया कोड को। तो ये जो बना इसको बोलेंगे मॉड्यूलेटेड वेव, मॉड्यूलेटेड वेव। और ये मॉड्यूलेशन में हमने किस कैरेक्टरिस्टिक को चेंज किया है, तो आंसर है एम्पलीट्यूड को चेंज किया है। कोड कहां छिपाया है, एम्पलीट्यूड में छिपाया है, इसलिए इसका नाम हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, या इसको हम क्या कहेंगे, AM वेव। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। तो यहां से देखने से ये पीक का एनवलप देखिए, ये पीक का एनवलप हमको क्या दिखा रहा है, मैसेज, ये वाला मैसेज यहां छिपा हुआ है। ठीक है, अच्छा इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो जब ये प्रश्न आता है, ये क्वेश्चन आएगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो हम यहां से गिनना शुरू करेंगे ये, और ये हमने गिना 1 लाख। तो इस वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी है 1 लाख। लेकिन इसके एम्पलीट्यूड में कौन छिप गया है, मैसेज सिग्नल यहां पर। इस तरह से ये जो बनती है वेव, ये वाली वेव बनी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। एम्पलीट्यूड इसमें चेंज हुए और उसमें सिग्नल आ गया। ओके, अब दूसरा देखिए, दैट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। ओके, इसको बना लीजिए, फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं। वो डिवाइस एक ट्रांजिस्टर विद ऑसिलेटर, ट्रांजिस्टर एज ऑसिलेटर, एक ऑसिलेटर डिवाइस है जो कि फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर सकती है। कितनी फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करेगी उसका अपना फॉर्मूला है, उतनी फ्रीक्वेंसी क्रिएट करती है। तो जब हम उसको एडवाइस देते हैं, जब हम उसको इंटेलिजेंस या इंफॉर्मेशन देते हैं कि इतनी फ्रीक्वेंसी बनाओ, तो वो इंफॉर्मेशन हम उसको किस बेसिस पर देते हैं,
तो हमारा आंसर है कि हम इसको देखते हैं। इसको हमने देखा, यहां पर इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया, फिर एम्पलीट्यूड 0 हो गया, फिर एम्पलीट्यूड माइनस हो गया और फिर एम्पलीट्यूड 0 हो गया। तो हमने अपना कोड बनाया। ये हमारे पास कैरियर वेव है कि जिस टाइम पर मैसेज की वोल्टेज ज्यादा होगी हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे। जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी जा रही है 10 लाख 10⁻⁷। तो जिस समय वोल्टेज इसकी सिग्नल की वोल्टेज ज्यादा आएगी उस समय हम उसमें 10 लाख 1000 बना देंगे, और जब ये वोल्टेज कुछ नहीं होगी तो 10 लाख, और जब ये वोल्टेज कम होगी तो 10 लाख में से 1000 कम कर देंगे। उसको कितना हो जाएगा? 9,99,000। ऐसा कर सकते हैं। 10,000 का वेरिएशन कर सकते हैं कि जब वोल्टेज ज्यादा आएगी तो 10,10,000, और जब वोल्टेज इधर से कम आएगी तो कितना बनेगा? 9,90,000। तो फ्रीक्वेंसी को 10,000 कम या ज्यादा ऐसा बना के एक नई कैरियर वेव बना के भेज देते हैं। वो कैरियर वेव हर टाइम पर बराबर फ्रीक्वेंसी 10 लाख नहीं रखती है। कैसी रखती है? 10 लाख 10,000, 10 लाख 9,90,000, 10 लाख, कहीं पे 10 लाख 5,000, तो 10 लाख के आसपास घूमती रहती है। 10 लाख उसकी मीन फ्रीक्वेंसी है, और ऊपर का 10,000 और नीचे का 10,000, हाँ, वो किस पर डिपेंड करता है? इस पर डिपेंड करता है। वो वाली वेव जब आगे जाएगी तो रिसीवर को हमने ये कोड बताया हुआ। रिसीवर एक ऐसी वेव बना सकता है, उसको भी इंटेलिजेंस चाहिए। तो रिसीवर को हमने क्या बोला हुआ है कि जब फ्रीक्वेंसी 10 लाख से 10,000 ऊपर आएगी तो 2 वोल्ट क्रिएट कर देना, और जब 10 लाख से 10,000 नीचे आएगी तो -2 वोल्ट क्रिएट कर देना। तो वो फ्रीक्वेंसी को देखता रहता है। उसने देखा कि 10 लाख 10,000 आई, 2 वोल्ट बना दिया। 9,90,000 आई, -2 बना दिया। 10 लाख 5,000 आई, +1 बना दिया। फिर 9,95,000 आए, -1 बना दिया। तो यहां पर ये ऐसा बनाते चला जाता है। देखता किसको है? फ्रीक्वेंसी को। और इधर एक नई वेव ऐसे बनाते जाता है। तो वो जो रिप्रोड्यूस करेगा वो क्या होगा? ये वाली वेव। अब तरीका कुछ समझ आ रहा है? अब देखिए कैसे होगा। ये वेव है, यहां पर हमने ली, ये वाली वेव यहां पर देखिए किस तरह से बनेगी। ये नॉर्मल, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, वेवलेंथ छोटी हो गई, फिर नॉर्मल, ये यहां पर आपको दिख रहा है फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई, और यहां पर फ्रीक्वेंसी कैसी हो गई? कम हो गई। ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। तो ये वेव जब ऐसे आएगी तो हमारा रेडियो इसकी फ्रीक्वेंसी को काउंट करेगा। जहां उसने देखा कि ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वो ये सिग्नल बनाएगा, इसमें से निकालेगा नहीं, वो अपना ये सिग्नल बनाएगा इसको देख के, और इसको देख के ये सिग्नल बनाएगा नीचे वाला, क्योंकि उसको मालूम है फ्रीक्वेंसी कम होना है तो मुझे ये बनाना है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो मुझे ये बनाना है। तो ये ऐसी वेव बना देगा। तो जो हमने कोड से इसको बदला उसी को उसने कोडिफाई करके डीकोडिफाई करके ये वाला बना दिया। तो ये जो वेव जा रही है कोडिफाई होके, इसमें हमने मॉड्यूलेशन कर दिया, और ये कौन सा मॉड्यूलेशन हुआ? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इस वेव को हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव, शॉर्ट में एफएम वेव।
फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। ये एफएम वेव हुई और इसी एफएम वेव पर अभी हमारे रेडियो टीवी इसके साउंड इस पर आते हैं। ओके, ये जो एफएम वेव, ओके, तो इसका जब रिप्रोडक्शन होगा तो फ्रीक्वेंसी के काउंट के बेसिस पे होगा और ये एम्पलीट्यूड उसको कोई इफेक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए ये सिग्नल हमको बिल्कुल साफ मिलता है, प्योर मिलता है, ये इसको इफेक्ट नहीं कर सकता। तो ये क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है, आउट ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव विच ट्रांसमिशन इज बेटर? तो आंसर क्या होगा? एफएम इज ए बेटर मोड ऑफ ट्रांसमिशन बिकॉज द क्वालिटी और द नॉइज लेवल इज वेरी लेस, द क्वालिटी इज बेटर। और ये हम लोग देखते भी हैं और अभी धीरे धीरे हमारे जितने रेडियो स्टेशन हैं सभी हम एफएम में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। इट इज बिकॉज ऑफ दिस। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड स्टेशंस या ट्रांसमिशन सिस्टम ये थोड़ा महंगे ज्यादा होते हैं, टेक्नोलॉजिकली ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, बट विद द टाइम दिस बिकम्स चीपर और अभी हम लोग सब अफोर्ड कर सकते हैं। तो अभी एएम स्टेशन बंद हो रहे हैं, एफएम स्टेशन हमारे ज्यादा बंद है। सो दिस इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, दिस इज फ्री ऑफ नॉइज। ये हमको याद रखना है, नॉइज डू नॉट अफेक्ट। अब इसके बाद एक मॉड्यूलेशन और है, दैट इज फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन भी इससे काफी मिलता जुलता है और अभी मैं फेज मॉड्यूलेटेड वेव बनाऊंगा, आप समझ जाएंगे कि उसमें ये सिग्नल कहां छिपा है। इसमें कहां छिपा था आपने देखा एम्पलीट्यूड में, इसमें हमने कहां छिपाया था? फ्रीक्वेंसी में। अब देखिए ये फिर से कैरियर वेव हम भेज रहे हैं, यहां पर प्लस वोल्टेज चाहिए और यहां पर हमको माइनस वोल्टेज चाहिए इस टाइम पर। तो यहां से कैरियर वेव गई ये इस तरह से, यहां पर क्या हो गया? यहां से इसको नीचे आना चाहिए था। ये जो वेव ऐसी होती है, इसमें और इसमें फेज डिफरेंस कितना होता है? 1 पाई। इसमें और इसमें फेज डिफरेंस कितना होता है? 2 पाई। यहां से यहां तक 1 पाई। तो इसको यहां नीचे आना चाहिए था, ये 1 पाई फेज पे। वहां पर उस टाइम में आने की बजाय ये फिर वापस यहां पर पहुंचेगी। फेज रिवर्स हो गया इसका, जो नीचे जाना चाहिए था वो कहां चला गया? ऊपर। तो ये वाला फेज रिवर्सल ये हमारा रिसीवर पकड़ता है कि जहां ये फेज रिवर्सल हुआ वो क्या क्रिएट कर देता है? +2 वोल्ट। और जहां ये फेज रिवर्सल हुआ वहां उसने क्या क्रिएट किया? -2 वोल्ट। ये हमारे रिसीवर को हमने इंटेलिजेंस दिया हुआ है, ये इंफॉर्मेशन उसको दी है कि जहां पर इस तरह से फेज चेंज होगा ऐसा बनाना, जहां ऐसा फेज चेंज होगा वहां ऐसा बनाना। तो वो इसको देखते जाता है और एक नई वेव बनाते चला जाता है और ये सिग्नल वेव हमको रिप्रोड्यूस करके दे देता है। उसने भी किसके बेसिस पर की? ये फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर। ठीक है, तो उसने किसको ऑब्जर्व किया? फेज को, कि फेज लगातार एक जैसा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। जहां उसका स्टेप फिसला इसने वोल्टेज क्रिएट कर दी। तो ये अब हमने अपना सिग्नल किसमें छिपाया? फेज के चेंज में छिपाया। तो ये मॉड्यूलेशन कौन सा हो गया? फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन। इस तरह से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन, ये 3 तरह के मॉड्यूलेशन होते हैं। इस मॉड्यूलेशन में सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का हमने एक फॉर्मूला छोटा सा पढ़ना है, वो 4 लाइन का डेरिवेशन है। ओके, तो इसमें मैसेज सिग्नल और कैरियर वेव ये दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं। उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या बनेगा उसको देखते हैं एक वेव।
तो मैसेज सिग्नल जिस वेव में आ रहा है उसका हमने इक्वेशन लिखा, दैट इज मैसेज डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम इज m, दिस m इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। ये हमने लिया मैसेज सिग्नल के लिए। कैरियर सिग्नल के लिए हमने लिया कैरियर, c डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। अब दोनों के एम्पलीट्यूड भी अलग अलग हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग है, इसलिए इसके एम्पलीट्यूड को हमने लिखा am और फ्रीक्वेंसी को लिखा ओमेगा m। इसके एम्पलीट्यूड को लिखा AC और इसकी फ्रीक्वेंसी को लिखा AC। तो ये दोनों वेव हैं, ये मैसेज और ये कैरियर। ओके, अब जब हमने दोनों को कंबाइन किया तो क्या होगा? यहां पर हमने दोनों को, अरे ये मिटा दिया, यहां पर हमने दोनों को कंबाइन किया। ऑन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन होने से जो कैरियर वेव है, इस कैरियर वेव का ये एम्पलीट्यूड AC, इसमें कौन जुड़ जाता है? किसकी वोल्टेज जुड़ जाती है? सिग्नल की। कितनी वोल्टेज जुड़ेगी? तो आंसर है कभी तो ये वोल्टेज 0 जुड़ती है, कभी मैक्सिमम जुड़ती है और कभी मिनिमम जुड़ती है, कभी माइनस में भी जुड़ती है। यानी जो इस पूरे की वैल्यू आती है, ये पूरे की वैल्यू इस एम्पलीट्यूड में जुड़ जाती है। तो इन दोनों की जो रिजल्टेंट वेव हमको मिलेगी ऑन कॉम्बिनेशन, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हमको कितना मिलने वाला है? तो आंसर है, एक हमारा फिक्स एम्पलीट्यूड था, ये एम्पलीट्यूड हमारा कितना है? AC। ये एम्पलीट्यूड कभी इतना बढ़ जाता है और कभी इतना कम हो जाता है, और ये बढ़ना और कम होना, इसका इक्वेशन, ये पूरा इक्वेशन। तो इसके एम्पलीट्यूड में ये वाला एम्पलीट्यूड जुड़ जाता है, वेरिएबल एम्पलीट्यूड। तो अब ये एम्पलीट्यूड क्या बना? AC प्लस AM साइन ओमेगा m t। ये है एम्पलीट्यूड। इक्वेशन बना रहे हैं, इक्वेशन कैसे बनाया जाता है? A साइन ओमेगा t। A क्या चीज है? एम्पलीट्यूड। तो जो रिजल्टेंट है ये पूरा उसका एम्पलीट्यूड, दो एम्पलीट्यूड जुड़ गए, इनटू साइन ओमेगा t, साइन ओमेगा c t। क्योंकि ये वाली जो वेव है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो आंसर है जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी है वही इसकी फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी वही है जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी है, इसलिए ओमेगा c t। ये इक्वेशन हमारा बना दोनों के कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट। इस रिजल्टेंट को हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। दिस विल बी AC साइन ओमेगा c t प्लस AM इंटू साइन ओमेगा t प्लस, सॉरी नॉट प्लस, मल्टीप्लाई साइन ओमेगा c t। अब हम इसमें एक चीज और करते हैं। एक हमने क्वांटिटी इसमें और बनाई, फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज नोन एज मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है? इसकी वोल्टेज हमने ली 4, इसकी वोल्टेज कितनी ली? 2। इस 4 में से या तो 2 ऐड हो जाएगा या 2 कट जाएगा। तो इस 4 का 50% हिस्सा हम यूज कर रहे हैं मॉड्यूलेट करने में। ठीक है, मान लीजिए हमने कैरियर वेव ली 10 वोल्ट की, 10 वोल्ट,
सिग्नल वेव हमारी है 2 वोल्ट की, 2 वोल्ट की। तो ये जो 10 वोल्ट है ये जब यहां पर कम होगा तो कम होके कितना हो जाएगा 8, ज्यादा होगा तो 12। तो इस पूरे 10 वोल्ट में से हमने कितना हिस्सा यूज किया सिग्नल को छिपाने के लिए 2 वोल्ट, नीचे का 8 वोल्ट यूज नहीं किया। तो उसकी जो एनर्जी हमने लगाई 8 वोल्ट बनाने की वो एनर्जी वेस्ट है, क्योंकि सिग्नल हम किसमें छिपा रहे हैं 2 वोल्ट। ये जो 2 वोल्ट हमने यूज किया टोटल कितने में 10 में, तो 2/10 हमारा इंडेक्स है। किसका इंडेक्स? मॉड्यूलेशन इंडेक्स। फिर से जितना पार्ट हम यूज करते हैं कैरियर वेव एनर्जी का वो उसका इंडेक्स कहलाता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो यहां बताइए कितना हुआ मॉड्यूलेशन इंडेक्स? ये हमने 4 वोल्ट लिया था, उसमें से कितना वोल्ट यूज किया इसको छिपाने के लिए 2 वोल्ट। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना हुआ AM/AC, 2/4 that is 0.5। ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहलाता है म्यू। So modulation index mu is equal to amplitude of message signal divided by amplitude of carrier signal। तो अगर हम एनर्जी को इकोनॉमिकली यूज करना चाहते हैं, एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते, तो हम क्या चाहेंगे कि 2 वोल्ट का कैरियर लें, एनर्जी कम लगेगी और उसमें 2 वोल्ट का ही सिग्नल छिपा दें। पर उसमें हमने ये देखा कि थोड़ा इंप्योरिटी आ जाती है, बीच बीच में उसकी वोल्टेज 0 हो जाएगी। इसलिए ये किया जाता है कि जितनी सिग्नल की वोल्टेज है उससे डबल वोल्टेज का कैरियर वेव का वोल्टेज लिया जाता है, डबल। तो इसका मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना होगा 0.5, दैट इज बेस्ट मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो लिखिए यूजुअली the modulation index is taken as 0.5 और 50%। ये बेस्ट मॉड्यूलेशन इंडेक्स माना जाता है। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला बना म्यू इज इक्वल टू AM/AC। ये नोट किया आपने। अब इसमें एक छोटी सी चीज और देखिए, यहां पर अगर ये ऐसा है, ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है। तो AM इस इक्वेशन के अनुसार किसके बराबर हुआ म्यू इंटू AC। AM इज इक्वल टू म्यू इंटू AC। ये चीज हम यहां यूज करते हैं। AM को क्या लिखेंगे म्यू इंटू AC। सो दिस विल बी AC, कॉमन निकाला, यहां बचा साइन ओमेगा सी टी प्लस म्यू इंटू AC। म्यू रखा, AC बाहर आ गया, and this is sine omega and t, sine omega c t। ओके, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। एनीवे हम इसको लेते हैं। हमारे वेव के इक्वेशन किस तरह के होते हैं? सिंपल वेव के इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। दूसरा टाइप क्या है? y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। ये सिंपल वेव के इक्वेशन होते हैं। ये वाला इक्वेशन देखिए, दिस डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट का हम नाम क्या देते हैं? Cm, दोनों मिलाते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट Cm, ये इसके बराबर है। ओके, इसमें a sin ओमेगा t अपने आप में ये एक पूरी वेव है, एक सिंपल वेव। कौन सी वेव? कैरियर वेव ओमेगा सी AC। लेकिन ये जो दिख रहा है इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इसके अलग अलग टुकड़े कर लेते हैं और ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन इसमें लगा के इसको हम चेंज करते हैं। सो दिस विल कन्वर्ट टू म्यू तो रहेगा, दिस विल बिकम AC साइन ओमेगा सी। ये ऐसा ही रहेगा। ये जो है साइन A साइन B, साइन A साइन B, इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे तो ये आपको मालूम है साइन A माइनस साइन A साइन B इज इक्वल टू कॉस A माइनस B। याद है किसी को? कॉस A माइनस B माइनस कॉस A प्लस B।
ये होता है साइन ए साइन बी का फॉर्मूला। फिर से साइन ए साइन बी इज इक्वल टू हाफ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला हमने यहां पर लगाया। ये फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा म्यू बाय 2 कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम माइनस न्यू अपॉन 2 कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। ये इसका इक्वेशन आ जाएगा। एसी को हम ये ओके इसके साथ एसी था ए एम एसी प्लस ए एम साइन ओमेगा सी टी। एसी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो यहां दोनों में एसी भी आ जाएगा। एसी ये हमारा इक्वेशन बना। ये एक मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इसमें देखिए ए साइन ओमेगा टी ए कॉस ओमेगा टी टी ए कॉस ओमेगा टी। इस तरह से ये हमको 3 वेव के इक्वेशन मिले। ये यहां से इसमें कन्वर्ट हो गया या यहां से इसमें कन्वर्ट हो गया, जो भी मानिए। सो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 waves. This A M wave is combination of 3 waves. इन तीनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है? ये पहली वेव का फॉर्मूला, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? ओमेगा सी ऑफ फ्रीक्वेंसीज ओमेगा सी। दूसरी वेव की फ्रीक्वेंसी ये रहा एम्पलीट्यूड कॉस दिस ओमेगा टी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी? ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। और तीसरी वेव की फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। 3 वेव के बराबर ये वेव होती है। इसमें दिखती है आपको 3 वेव? नहीं दिखती? साफ साफ दिखती है। ये एक वेव दिख रही है, ये दूसरी वेव और ये तीसरी वेव है। 3 वेव तो यही ऐसे चलते जाती है आगे तीनों वेव। इसलिए जब हम इसको इस तरह से बनाकर अलग अलग करेंगे तो हम देखेंगे 3 सिंपल वेव के फॉर्मूलास हमारे पास आते हैं। इसमें AC इंटू म्यू क्या होता है? AM। तो ये क्या हो गया? एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज अपॉन 2। तो ये जो दूसरी वेव है ऊपर वाली, इसका एम्पलीट्यूड छोटा सा कितना है? AM का एम्पलीट्यूड ये आया यहां से AM। तो ये जो दोनों वेव हैं इनके एम्पलीट्यूड AM और AC बीच वाले का एम्पलीट्यूड, उसमें ये प्लस भी होता है और एक बार माइनस भी होता है। अब थोड़ा सा इसके साथ रिलेशन समझ में आया। 3 वेव्स हैं और एम्पलीट्यूड एक बार प्लस होता है, माइनस होता है और तीनों वेव आगे बढ़ते चले जाती है। दिस इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव एंड दिस इज इक्वेशन। इसमें फ्रीक्वेंसीज कितनी है? ये 3 फ्रीक्वेंसीज। इन 3 फ्रीक्वेंसीज को अगर आप ग्राफ पर दिखाएंगे, ये ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी है और ये वाली फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है। ये वाली फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है। तो यहां से लेके यहां तक ये पूरी फ्रीक्वेंसी का रेंज किसने यूज किया? AM वेव ने यूज किया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव ने। और जो फ्रीक्वेंसी का रेंज यूज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? बैंडविड्थ। तो ये बैंडविड्थ किसकी आ गई? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की बैंडविड्थ बनी ये। और ये है कितनी? ओमेगा सी से ओमेगा एम इधर है, ओमेगा एम इधर है, तो ये दोनों मिलाकर कितना हो गया? ट्वाइस ओमेगा एम।
दिस इज बैंडविड्थ। तो नोट कर लीजिए, हाउ मच इज द बैंडविड्थ ऑफ AM वेव? 2 ओमेगा m इज द बैंडविड्थ। व्हाट इज ओमेगा m? फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल वेव। ये उसकी बैंडविड्थ मानी जाएगी। अच्छा, अब ये ओमेगा c की वोल्टेज इतनी होगी, ये दोनों ओमेगा की वोल्टेज इतनी होगी। ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं ओमेगा c माइनस ओमेगा m और ओमेगा c प्लस ओमेगा m, ये दोनों साइड्स हैं। दीज आर नोन एज, इस बैंड के दोनों साइड हैं तो इसका नाम है साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज। साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज कौन है? ओमेगा c माइनस ओमेगा m और ओमेगा c प्लस ओमेगा m। ये साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज हैं। अब बताइए सिग्नल किसमें है? कैरियर फ्रीक्वेंसी में कि साइड बैंड फ्रीक्वेंसी में? कैरियर में सिग्नल है, मैसेज है, या साइड बैंड में मैसेज है? साइड बैंड में। तो इसके साथ नोट कर लीजिए, द सिग्नल इज इन साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। सिग्नल्स आर मैसेज सिग्नल्स। Message signals are in sideband frequencies. ये तो इस तरह से ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का इक्वेशन, दोनों को कंबाइन करेंगे। कंबाइन करके हम क्या बता सकते हैं? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेव्स, और ये उसकी पूरे की बैंडविड्थ, 2 साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, व्हाट इज मीन बाय साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज। तो उसमें आप ये डायग्राम बनाएंगे और बताएंगे प्लस ओमेगा m माइनस ओमेगा m, ये दोनों साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज होती हैं और इसकी बैंडविड्थ 2 ओमेगा m के बराबर होती है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। सो दिस इज अबाउट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ओके, यहां पर 2 वोल्टेज कंबाइन है। ये वोल्टेज किसकी है? AC की। ये वोल्टेज किसकी है? मैसेज। इसकी पीक वोल्टेज कितनी होगी? ये वाली AC प्लस AM। इसकी लोएस्ट वोल्टेज कितनी होगी? AC माइनस AM। ये क्या है? पीक या हाईएस्ट वोल्टेज, और ये क्या है? लोएस्ट वोल्टेज। अगर हमको दिया गया है कि इसकी हाईएस्ट वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज A मैक्स है और मिनिमम वोल्टेज A मिनिमम है, तो मैसेज सिग्नल की वोल्टेज बताइए। राइट, तो हम क्या करेंगे? A मैक्स माइनस A मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। ये क्या आ जाएगा? दिस इज वोल्टेज ऑफ मैसेज सिग्नल AM। एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव A max प्लस AM मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू, दिस विल बी AM अपॉन AC, दिस अपॉन दिस। सो A मैक्सिमम माइनस A मिनिमम to be divided by A maximum plus A minimum। ये है न्यू। इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। There is a amplitude modulated wave which has maximum voltage 12 volt, minimum voltage 8 volt. What is its modulation index? मैक्सिमम कितनी बताई? 12। मिनिमम कितनी बताई? 8। 12, 8। तो ऊपर आप क्या करेंगे? 12 माइनस 8, और नीचे क्या करेंगे? 12 प्लस 8। तो ये कितना आया? 4 अपॉन 20 इंटू 100 कर दो, 20%। मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना आ गया? 20% या 0.2 इंडेक्स बोलेंगे। समझ आया? ये वाला न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम में जनरली आता है। ठीक, तो ये मॉड्यूलेशन का इस तरह से आपको याद रखना है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही चूंकि सिलेबस में है, इसीलिए उस पर ही न्यूमेरिकल आए। बुक में
इसकी जो एक्सरसाइज दी है उसके क्वेश्चंस पढ़िए और पीछे में उसके आंसर दिए हैं वो भी पढ़िए। आपको एक एक लाइन के आंसर सब समझ में आएंगे, उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। तो इसीलिए ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है और इसमें स्कोर आपको बड़ा अच्छा मिलेगा। कम्युनिकेशन, ठीक है।